हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया साल आ चुका है और इस साल की पहली शुरुआत में अगर पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट हो जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर के पटल पर रखा है, चाहे वो डिस्कवरी के चैनल के थ्रू हो, बिल्ट इंडिया, और वहीं से मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया। सबसे इंटरेस्टिंग जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला जब मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म था, माननीय नितिन गडकरी साहब के साथ आप पीएस रहे, और वो भी 2014 से 2019 पे। यू वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थे, एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से आकर एनएचआई में आप 2019 से लेकर के 2021 के एंड तक, दिसंबर तक आप उसमें एडवाइजर भी रह चुके हैं। एंड देन आपने दो बहुत ही अच्छी बुक लिखी है एंड थैंकफुली मैंने उन दोनों को पढ़ा है। सो बिल्ट इंडिया एंड मोदी गवर्नमेंट के 7 years एंड करेंटली यू आर विद द आई एम नागपुर। सो सर, टेल अस द जर्नी जो आपकी रही है, और उसके बाद हम डीप डाउन करेंगे इस बिल्ट इंडिया अवार्ड शो के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने आज इंटरेक्शन का और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से बात करने का मौका दिया। बिल्कुल जैसे आपने बताया कि मैं 2014 से 19 भारत सरकार में माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का पीएस करके मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये भी सच है कि मुझे लगता है पूरे भारत के इतिहास में पहला या दूसरा ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल हूँ जो पीएस करके, जिसने सरकार में प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर करके सरकार में काम किया। क्योंकि एक परंपरा रही है कि हमेशा सर्विंग ऑफिसर्स को प्राइवेट सेक्रेटरी करके अपॉइंट किया जाता है, लेकिन मोदी सरकार की और गडकरी साहब की दोनों की कार्यशैली थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है और वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है इसी एक्सपेरिमेंट के तहत मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। पहले 14 से 19 उनके पीएस के नाते, और 19 से फिर दिसंबर 2022 तक उनका एडवाइज़र के रूप में एनएचएआई में, और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मौका मिला। मैं लगभग पिछले अब 25 साल मेरे करियर का लगभग हुआ है कि मैं पब्लिक पॉलिसी में लगातार काम कर रहा हूँ। और इसके पहले मैंने कई अलग अलग संस्थाओं में भी पहले काम किया हुआ था। फिक्की में, जो देश का एक एपेक्स चैम्बर है, या और भी कई जगह पर इस प्रकार का काम किया था। तो देश की पॉलिसी फॉर्मेशन में लगातार मैं हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ पिछले 25 सालों में, अलग अलग रूप में, अलग अलग रोल में। लेकिन प्रत्यक्ष सरकार में, मंत्रालय में काम करने का मौका एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य मेरे लिए था। और ये उस समय मिला जब इस देश ने सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मुझे लगता है ये सच में, मैं इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिला, बहुत नज़दीक से उस बदलाव को देखने का, और उस बदलाव में कुछ हद तक, जिसको कहते हैं गिलहरी का, कंट्रीब्यूशन करने का मुझे मौका मिला। और आज देश में, दुनिया में, केवल देश में नहीं, दुनिया में आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देश के हाईवेज के बारे में, ओवरऑल सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों के बारे में जो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देश देख रहा है, वो निश्चित ही पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी का विजन और उनके मंत्रिमंडल के बाकी सहकारियों का इम्प्लीमेंटेशन उस विजन का निश्चित ही बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया है। सर, इस पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जर्नी को हमारे जैसे जो इन्फ्लुएंसर जो नेशनल लेवल पे इन चीज़ों को दिखा पाते हैं, लेकिन आपने इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड वाइड। जब आपकी एक सीरीज आती है बिल्ट इंडिया डिस्कवरी के ऊपर, उसका एक हमने लास्ट ईयर देखा अवार्ड शो भी था। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उस पर थोड़ा सा हमें बताएं कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से है आपको, कैसे आपको आया कि ये हमें एक सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ की जब हम बात करते थे और दुनिया भर के लोग मिलने आते थे, और मंत्रालय में और बाकी भी जगह पर चर्चा होती थी, और डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक ऐसे चैनल्स के लोग भी मिलने आते थे, और वो हमेशा बात करते थे और बताते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। और जब 5 साल तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम देखा, जो परिवर्तन देश में देखा, तो दुनिया भर के लोगों ने इस बात की सराहना करनी शुरू की कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शुरुआत हमने शायद दुनिया के पीछे से की, हम थोड़ा पीछे थे, लेकिन आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के कंपेरेबल हो गया है। दुनिया के किसी भी देश में आप जाते हैं तो उसके कंपेरेबल हो गया है। मुझे कई जगह विदेशों में भी घूमने का मौका मिला, 40-50 से ज़्यादा देशों में मैंने अलग अलग जगह पे प्रवास किया, देखा। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी हमारे मन में कोई कम नहीं है दुनिया के सामने। तो जब डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक के लोगों के साथ हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप, देश में आपका इतना बड़ा व्यूअरशिप है, लेकिन आप हमेशा दुनिया की बातें हमारे देश के लोगों के सामने रखते हो, लेकिन भारत की बात भी तो दुनिया के सामने आपने रखने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हम रखना चाहते हैं, लेकिन किसी ने हमें इस पर बताना चाहिए, करके देना चाहिए।
और इसी डिस्कशन से फिर हमारा मन में ये इंस्पिरेशन आया और हम लोगों ने बिल्ड इंडिया नाम से डिस्कवरी के साथ एक 15 एपिसोड की सीरीज की, और जिसके माध्यम से हमने लगभग देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी क्षेत्रों के हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, रेलवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो जिसको हम कहते हैं, या अलग अलग प्रकार के अर्बन ट्रांसपोर्ट, बुलेट ट्रेन, ऐसे अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको शोकेस करने का हमने 15 एपिसोड के माध्यम से प्रयास किया। मैं ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आप अगर उस सीरीज में देखेंगे और आपके दर्शक देखेंगे तो इस देश के ऐसे इतने यूनिक प्रोजेक्ट्स को हमने दिखाने का प्रयास किया है कि उसको देखने के बाद हर भारतीय को केवल इस बात पे गौरव नहीं होगा कि हमारे देश में इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना है, लेकिन उसके कारण कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश में सामान्य आदमी के लिए, टेक्नोलॉजी में, कैपेबिलिटी में। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया, तो वो जो टनल का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस पर हमने एक एपिसोड किया था। अब आप उस एपिसोड में देखेंगे तो वहाँ गगनगिर में लगभग 6 महीने के लिए वहाँ के सारी पॉपुलेशन को 6 महीने के लिए थोड़ा श्रीनगर की तरफ निचले हिस्से में आना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने तक वहाँ जीवन जीना बहुत कठिन होता है। ये एक टनल बनने के कारण उन गांव के लोगों को अब अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो इतना मैसिव इम्पैक्ट इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का देश के सामान्य लोगों के जीवन पे होता है। या हमने देखा है कारगिल युद्ध के बाद लेह लद्दाख में और कारगिल में हमारे सेना के लिए बहुत सारी व्यवस्था हमको साल भर बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में लगभग 6 महीने तक कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, बर्फ से ढका रहता है वो पूरा इलाका। और उसके कारण हमारे सेना के लिए कपड़ों से लेकर, दवाई से लेकर, साबुन से लेकर, खाने के साहित्य से लेकर, आर्म्स एंड एम्युनिशन से लेकर, बैटरी, डीजल, केरोसिन, हर चीज स्टोर करनी पड़ती है। तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा उसका कॉस्ट होता है, कितना बड़ा उसका इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो जब गर्मियों में जब सड़क शुरू होती है तो 3 महीने तक आर्मी की ट्रक्स रोज सैकड़ों ट्रक केवल सामान ढोने का काम करती है। अब जैसे ये टनल्स बनने के कारण या रेलवे का जो ब्रिज वहां बन रहा है उसके कारण ये जो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, उसके कारण हमारा कितना सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी हमारे स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो ये जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो इतना मैसिव होता है। और इसलिए मुझे लगा कि ये दुनिया के सामने और हमारे देश के लोगों के सामने, दोनों के सामने रखने की आवश्यकता है। हम सड़क को केवल सड़क या रेलवे को केवल रेलवे के नज़रिए से केवल ना देखें तो उसका जो एक मेजर इम्पैक्ट आता है। अब देखिए हमारे यहाँ 75 साल में कश्मीर में अभी तक हमारी रेलवे पहुंची नहीं थी, पर एक चिनाब पे जो एक बड़ा ब्रिज बना जो आज दुनिया का इंजीनियरिंग मार्वल बना है, केवल इस देश में नहीं। मुझे याद है मैं डेनमार्क गया था, वहाँ के लेबोरेटरी में उस मॉडल ब्रिज के मॉडल को टेस्ट किया गया था। तो ये जो दुनिया में हमने कैपेबिलिटी हमारी डेवलप हो रही है, हमारे जो यूथ है, हमारे यंग इंजीनियर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही है। उसके कारण कई सारी हमारी यंग स्टार्टअप्स है जिन्होंने इसके लिए नई सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाया। तो ये सब कैपेसिटी जो हमारे देश में डेवलप हो रही है, जो इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट हमारे इसमें आ रहा है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे देश में उसके कारण बिल्ड हो रहा है, इन सब का दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता है। जैसे एक एपिसोड में हमने दिखाया कि कलकत्ता में जो मेट्रो बनी है और हुबली रिवर के नीचे से जाने वाली जो मेट्रो बनी है, उसका स्टेशन जो है वो लगभग 17 स्टोरी नीचे है जमीन के, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है, दुनिया का पहला ऐसा स्टेशन बना है। या नागपुर में जो एक मेट्रो और हाईवे का फ्लाईओवर बना है डबल डेकर, वो एशिया का पहला ऐसा डबल डेकर फ्लाईओवर है। तो ये इतना बड़ा काम हमारे देश के इंजीनियर्स कर रहे हैं, हमारे देश के युवा कर रहे हैं, हमारे देश के कंट्रीब्यूटर है ये सारे, और ये कोई बाहर से हमारे देश में लोग नहीं आए, हमारे ही देश के लोगों ने किया। तो हमें इस पर निश्चित गौरव होना चाहिए, और इसलिए ये सबके सामने लाने का हमने बिल्ड इंडिया सीरीज के माध्यम से प्रयास किया। 15 एपिसोड का एक पूरा सीरीज चला, लगभग साल भर, डेढ़ साल तक उसकी शूटिंग चली, उसका डेटा इकट्ठा हुआ, फिर लगभग 6 महीने तक वो वीक में एक एपिसोड आता था। अब वो यूट्यूब पे और बाकी जगह पे भी अवेलेबल है। उसी सीरीज में जब हम इसको इकट्ठा कर रहे थे, डेटा और सब जानकारी ले रहे थे, तब हमें पता चला कि इनको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने बनाए, ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज, इनको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, उनको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। और उसी थॉट प्रोसेस में से बिल्ड इंडिया अवार्ड्स का जन्म हुआ। पिछले साल से हमने उसका बिल्ड इंडिया अवार्ड शुरू किया, जिसमें देश के हाईवे, रेलवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स,
ऐसे कई सेक्टर्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई ऐसे जो आयाम हैं, उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स को, उनके यूनिक प्रोजेक्ट्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को नॉमिनेट करने के लिए। सभी कंपनीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन अपने ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स को नॉमिनेट करें और उन प्रोजेक्ट्स को हम उसके सोशल इम्पैक्ट, उसमें इनोवेशंस, उसमें सस्टेनेबिलिटी, अब जैसे जेडमोड टनल बनते समय उसके अंदर जितना खुदाई की गई, उस सारे खुदाई का उपयोग वहाँ के पत्थर और रेत बनाकर उसी प्रोजेक्ट में यूज हुआ। अब सस्टेनेबिलिटी इससे बड़ी क्या होती है कि आप उसके कारण नया नुकसान ना करें इस एनवायरनमेंट को। तो ये सब चीज़ों पर हम हर प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट ज्यूरी होती है, बहुत सीनियर लोगों की, और उस ज्यूरी के माध्यम से उन प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है और जो उसमें से सर्वोत्तम प्रोजेक्ट हमें समझ में आते हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। इस बार हमने 2 नए कैटेगरीज उसमें ऐड किए हैं। खास करके वाटर इंफ्रा, इस देश में पानी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है और बहुत यूनिक प्रोजेक्ट उसमें हो रहा है। हर घर नल से जल, ये एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का है, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। कई यूनिक प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा कर्नाटक में जो किसानों को इरिगेशन का पानी खेतों में दिया जाता है, उसको एक कंपनी ने कंप्लीटली ऑटोमाइज किया एआई यूज करके, और जिसके कारण उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी किसान को मिलेगा, तो वेस्टेज कम हुआ। पाइप में से इरिगेशन का पानी खेतों में देना शुरू हुआ, तो जो इवेपोरेशन और उसके कारण वेस्टेज होता था वो कम हुआ। ऐसे बहुत यूनिक प्रोजेक्ट वाटर में हो रहे हैं। सिमिलरली पावर ट्रांसमिशन में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट काम हो रहे हैं। तो वाटर इंफ्रा और पावर ट्रांसमिशन, ऐसे 2 नए सेक्टर भी इस बार हमने बिल्ड इंडिया अवार्ड्स में ऐड किए हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत यूनिक ट्रेल बेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में बने, जैसे भारत मंडपम दिल्ली में हम सब लोग जानते हैं, या यशोभूमि हम सब लोग जानते हैं, या फॉर एग्जाम्पल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम जानते हैं। ऐसे कई सारे यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में बने हैं जिसने बहुत मेजर इम्पैक्ट किया है। अब भारत मंडपम ने केवल देश में एक नई फैसिलिटी नहीं उपलब्ध कराई, तो दुनिया के सामने भारत को एक बहुत शक्तिशाली और एक बहुत प्रगत राष्ट्र के रूप में शोकेस किया G20 के माध्यम से। या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने इस देश के पूरे टूरिज्म को, गुजरात और उस रीजन के टूरिज्म को एक नया आयाम दिया। तो ऐसे कई सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको भी हम शोकेस करने का प्रयास इस बार के अवार्ड में करने का प्रयास कर रहे हैं। एक आपने इसमें कहा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत काम है, आप इस दिशा में कैसे देखते हैं कि जो वाटर मेट्रो का जो नेटवर्क बिछाने की बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक सही टाइम है इस फील्ड में एंटर करने का, या हम थोड़ा पीछे हैं? क्योंकि ऑफकोर्स आपने कहा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है हमारे पास। नहीं, हम निश्चित रूप से पीछे है, लेकिन शुरुआत जब भी हो अच्छी है। हमारे एक एपिसोड में हमने कोचिन वाटर मेट्रो को दिखाया है। यस सर। और वो यूनिक इसलिए है क्योंकि अगर आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हमें लगभग 1.5 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो लगभग 1 रुपया या उससे कम आता है। पर अगर आप पानी पे ट्रैवल करते हैं तो 30 पैसे 35 पैसे कॉस्ट आती है। तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री हमारा ट्रांसपोर्ट है। और साथ ही साथ ये हमारे लिए पानी पे चलने के कारण कंजेशन फ्री रहेगा। तो इसलिए ये वाटर मेट्रो बहुत तेज़ी से, हमारे देश में 100 से ज़्यादा रिवर्स है या छोटी मोटी रिवर्स है, उसका उपयोग करके बहुत बड़े मात्रा में हमें ये बढ़ाने की आवश्यकता है। कई हमारे देश के बड़े बड़े शहर हैं जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें वाटर मेट्रो का उपयोग करके कई जगह पे होता है, दुनिया में होता है। हमारे यहाँ आज भी बोट और छोटी चीज़ें तो यूज़ होती है, उसको और मैसिव स्केल पर वाटर मेट्रो को करने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट बचेगी, कंजेशन से लाभ मिलेगा और हमारे देश के नागरिकों के लिए एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा। क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में पोल्यूशन आज हम दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं, बैंगलोर में देखते हैं, तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, कंजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इन सब समस्याओं को एड्रेस करना है तो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक एफिशिएंट नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक लोग पर्सनल गाड़ी का उपयोग ज़्यादा करेंगे। कल हमने सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट की तो भी कंजेशन तो रहेगा। तो हमारा सॉल्यूशन तभी होगा जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट और सस्टेनेबल होगा, और वाटर मेट्रो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। राइट, एज यू सेड कि चाहे हम व्हीकल्स जितने भी ऐड करें, लेकिन लेन ऐड करना भी एक फ्यूचर में जाके चैलेंज हो जाएगा।
सो दैट कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर फोकस देते तो इस कैटेगरी को हम बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में लेके जाना चाहूँगा, जब आपने नितिन गडकरी साहब के साथ काम किया और पहले दौर वो दौर था जब ये भारत बदलने वाला था। आज जिस भारत को हम देख रहे हैं, जहाँ पे बात हो रही है बुलेट ट्रेन की, मेट्रोज की, हाईवेज हम सेकेंड में है आफ्टर यूएस, एंड चाइना को हमने बीट किया। जब उनके साथ आपने काम किया वो कैसा टाइम था आपका और क्या एक्सपीरियंसेस थे वो? मेरे जीवन का बहुत जिसको मैं गोल्डन फेज हमेशा मानता हूँ, क्योंकि एक तो इतने बड़े स्तर पर काम करने का मौका मिला और एक बहुत विजनरी मिनिस्टर जिसको आज देश में मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर या अलग अलग प्रकार के टैग से लोग बोलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थी। मुझे याद है 2014 में जब पहली बार मंत्रालय में शपथ होने के बाद मंत्री जी ने अपना कार्यभार लिया और फिर हमने हाईवे और शिपिंग ऐसे 2 मंत्रालयों का उस समय कार्यभार था, तो हम उसमें काम करते थे। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में मंत्रालय से सारी जानकारी लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेजेंटेशन मंत्रालय का लेकर एक विजन दी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, और उस विजन में उन्होंने कई बातें कही। उसमें प्राइमरली जो बात कही, हमारे देश में 2014 में लगभग 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ थी, जबकि हमारे देश में टोटल रोड लेंथ, चाहे हाईवे हो चाहे रूरल एरिया हो, ये लगभग 50 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है। उसमें से नेशनल हाईवे की लेंथ लगभग 96,000 किलोमीटर थी। लेकिन इस 96,000 किलोमीटर पे देश का, जिसको 2% से भी कम लेंथ नेशनल हाईवे की थी, लेकिन उस पे देश का 70% लॉजिस्टिक ट्रैफिक चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच था। और साथ ही साथ हमारे कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे जहां 2014 तक नेशनल हाईवे नहीं था। कई सारे हमारे बैकवर्ड रीजन ऐसे थे या नक्सल अफेक्टेड रीजन ऐसे थे जहां हमारे हाईवे ना होने के कारण हमारी पुलिस या हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पहुंच नहीं पाती थी बॉर्डर एरियाज में। कई सारे एरियाज, हम टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे थे जो नेशनल हाईवे से वेल कनेक्टेड नहीं थे, जिसके कारण वहाँ एक्सेसिबिलिटी के कारण टूरिज्म के उसके पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे थे हम। तो प्रधानमंत्री जी ने ये सारा विजन सबके सामने रखा और मंत्री जी ने वापस आने के बाद मंत्रालय में सबके सामने विजन रखा कि हमें सबसे पहले तो हमारे नेशनल हाईवे की लेंथ को डबल करना है। और आज 10 साल बाद हम लगभग 1.5 लाख किलोमीटर हमारी नेशनल हाईवे की लेंथ हो गई है। आज हमारे देश के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। आज हमारे देश का लगभग हर बॉर्डर एरिया, हर नक्सल अफेक्टेड बैकवर्ड रीजन जिसको हम कहते हैं, ऐसे रीजन्स में नेशनल हाईवे बने हैं। आज हमने जैसे रिसेंटली, मैं बार बार झेडमोत का उदाहरण दे रहा हूँ, बट जम्मू से लेह तक लगभग 38 टनल्स बन रही है, जिसके कारण हमारे देश की 365 दिन वो एक्सेसिबिलिटी रहेगी। तो आज हमने कारगिल युद्ध में हमने देश ने बहुत युवा अफसरों को, युवा सैनिकों को खोया है, केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। कारगिल का एक पॉइंट ऐसा था जहां टॉप पर, पीक पर बैठे हुए हमारे दुश्मनों ने उस सड़क को घेर के रखा था और जिसके कारण हमारे सोल्जर्स और हमारे आर्म्स और एम्यूनिशन पहुंच नहीं पा रहे थे। तो उस दौर से हम गुजरे हैं और हमने बहुत उसमें नुकसान हुआ है हमारे देश को। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे बदलाव उसके कारण हुए हमारे देश में। हमारे देश में मुझे याद है 2014 में 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे थे जो या तो डिले थे या बंद पड़े हुए थे या रुक गए थे। उन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक पर वापस लाना, उस समय हमारे देश में लगभग 10-11 किलोमीटर हाईवे पर डे बनता था। वहाँ से मंत्री जी ने टारगेट रखा कि हमें 30 किलोमीटर बनाना है और अब तो 30 से भी ज़्यादा किलोमीटर पर डे का नेशनल हाईवे बन रहा है। तो ऐसे बहुत चैलेंजिंग बट बहुत ही नए नए अनुभव देखने को मिले। कई सारे नए नए एक्सपेरिमेंट उसमें हुए, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आए, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते गए। और आज 10 साल में इतना ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में कि आज देश में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये दुनिया के बराबर कंपेरेबल, जिसको हम कह सकते हैं, निश्चित बना है। ओके, एक हम सवाल ये ऑडियंस से रिलेटेड है, क्योंकि नितिन गडकरी साहब जितना वो ग्राउंड पे फेमस है उतना ही सोशल मीडिया की दुनिया में भी फेमस है। उनके साथ काम करना, ये एज अ मिनिस्टर वो कैसे हैं, बट आपने बहुत क्लोज काम किया, एज अ पर्सन आप उनको कैसे डिफाइन? ही इज अ टास्क मास्टर, ओके, बट बहुत ह्यूमन है और इसलिए बहुत अपने साथ की टीम की केयर भी बहुत करते हैं, लेकिन काम की क्वालिटी और काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो मुझे याद है कई बार सुबह वो 5 बजे की फ्लाइट लेके उतरते थे और सुबह 7 बजे उनका मुझे फ़ोन आता था और वो जेब में एक छोटी डायरी रखते हैं, उसमें अपने काम लिख के रहते। तो फ्लाइट से उतरते ही गाड़ी में बैठ के वो फ़ोन करके मुझे सारे काम की लिस्ट करते थे। या रात को 11 बजे भी कहीं ट्रैवल करके लैंड किए दिल्ली में वापस या कहीं और लैंड किए, तो वहाँ से रात को 11 बजे भी फ़ोन करके फ्लाइट में लिस्ट की हुई काम को याद करते थे। तो बहुत पैशनेट है अपने काम के प्रति, और जो आदमी पैशनेट होता है वही आदमी काम कर भी सकता है। साथ ही साथ बहुत आउट ऑफ बॉक्स है, ही इज़ वेरी ओपन टू आइडियाज, सजेशंस
जहाँ से भी इनपुट आ सकता है वो लेने का हमेशा प्रयास करते हैं। और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये रहता है कि उनके पास बहुत सारा ग्राउंड फीडबैक आते रहता है, बिकॉज ही मीट्स सो मेनी पीपल और ही इज वेरी ओपन टू टेक सजेशंस, इंफॉर्मेशन, आइडियाज। तो उसके कारण रिसेप्टिविटी बहुत रहती है और नया नया फीडबैक आता है, नई नई चीज़ें आती है। तो इसलिए मैं देखा हूँ कई बार मीटिंग्स में वो बैठ के सब लोगों से सजेशंस लेते हैं, सुनते हैं। कई बार मैंने देखा है कि किसी एक आध मुद्दे पर उन्होंने कोई निर्णय दिया था और कुछ दिनों बाद कोई ऐसा फीडबैक उनके पास आया जिसके कारण उनको अपना ओपिनियन चेंज करना है। तो ही इज ट्रांसपेरेंट इनफ कि जो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने पहले ऐसे डिसाइड किया था, लेकिन मुझे अब ये जो नई जानकारी मिली है उसके आधार पर वो हमारा गलत है, हमें चेंज करना चाहिए। सो इज वेरी ओपन टू दोज काइंड ऑफ फीडबैक्स। ये बहुत यूनिक होता है क्योंकि एज वी ग्रो, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वो मैकेनिज्म सबका थोड़ा कम होता है, फीडबैक कम आता है, एक गैप आते रहता है। तो उसमें मतलब में वो बहुत ओपन है, सजेशंस लेते हैं। बट जैसे मैंने कहा, टास्क मास्टर है, काम अगर उस दिन पूरा होना है तो उस दिन पूरा होना है, उसमें वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और वो सबके लिए ये कॉमन है। मतलब मुझे याद है मंत्रालय में आज सड़क में इतना तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन उनके मंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा जो वहाँ के इंजीनियर्स के खिलाफ केसेस थे उस पर निर्णय करके अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो ना, दोषी नहीं है तो उसको उसकी इंक्वायरी से मुक्त करना, ये सबसे ज़्यादा उनके कार्यकाल में हुआ। तो वो उतने केयरिंग भी है लेकिन उतने टास्क मास्टर भी है, इसलिए उन्होंने लोगों से काम भी करवाया। नहीं तो आप बताइए, ये तो वही मंत्रालय है, ये तो वही देश है, ये तो वही सिस्टम है, वही इंजीनियर्स है, हमारे ही देश के इंजीनियर, हमारे ही देश की सिस्टम, हमारे ही देश का पैसा, हमारा ही देश का बजट। लेकिन 10 साल में जो परिवर्तन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा वो लीडरशिप का रोल है, वो लीडरशिप का अप्रोच है और उस अप्रोच के कारण मुझे लगता है वो बदलाव कर पाए। अपनी टीम पे भरोसा दिखाया उन्होंने और उसी वजह से वो चीज़ें डिलीवर भी हुई। तो ये कह सकते हैं कि ट्रू लीडर है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो दिखता भी है सर। एक मैं थोड़ा सा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पे लेके जाना चाहूँगा, उसमें बहुत क्लोज आपका रोल रहा है। वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि नितिन गडकरी साहब ने जो ड्रीम दिखाए हैं, हमें पहले बताए थे, उसको धरातल पे करने में सर का बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे वर्रों से थोड़ी दूर किलोमीटर पे एक रिकॉर्ड बनता है जो कि फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। उस एक्सपीरियंस को मैं चाहूँगा एज ए इंफ्रा इंजीनियर कि आप उसको शेयर करें कि कैसा। देखिए, 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो मेजर बदलाव आया वो वर्क कल्चर का बदलाव आया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये तो वही इंजीनियर्स है, वही कॉन्ट्रैक्टर्स है, वही कंपनीज है इस देश की, लेकिन काम में इतना बदलाव कैसे आया? तो जो एक पॉजिटिविटी आई कि हमें अच्छा करके दिखाना है, उससे एक बड़ा पॉजिटिव कंपटीशन कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में भी शुरू हुआ। तो ये जो कंपनी जिन्होंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, उनके आपस में अपने टीम में डिस्कशन हो रहा था कि भाई सड़क तो हर कोई बना रहा है, हम अपना यूनिकनेस कैसे एस्टैब्लिश कर सकते थे। तो जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम उनको मिला और वहाँ वो काम चल रहा था, इट्स 8 लेन रोड, तो उन्होंने तय किया कि हम 24 घंटे में सबसे लंबा कॉन्क्रीट 4 लेन रोड बनाने का रिकॉर्ड बनाएंगे और उस पर उन्होंने अपना टारगेट सेट किया और काम करना शुरू किया। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज उनको था कि उतना बड़ा रोड बनाने के लिए जो मशीन चाहिए, विड्थ जिसको कहते हैं, उतने विड्थ की मशीन दुनिया में अवेलेबल नहीं थी। वो मशीन स्पेशल ऑर्डर देके पहले उनको बनानी पड़ी। तो दुनिया की सबसे ज्यादा विड्थ वाली सबसे पहली मशीन बनाई गई, पेवर जिसको कहते हैं, रिजिड पेवर जिसको कहते हैं, वो बनाया गया। वो उन्होंने ऑर्डर की दुनिया की एक कंपनी के पास, उन्होंने बना के दी। फिर दूसरा चैलेंज था उनके सामने कि ये कंक्रीट को 24 घंटा सप्लाई कैसे करेंगे। कंक्रीट को टेम्परेचर मेंटेन रखना है ताकि उसका कोई क्यूरेशन ना हो जाए। तो ऐसे कई चैलेंजेस उनको आए। तो ट्रक्स जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया और ट्रक आने के लिए एक रास्ता बनाया गया, केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो उतना वॉल्यूम का कंक्रीट एक दिन में डालने के लिए उनको इतना कंक्रीट इकट्ठा करना पड़ा। फिर कंक्रीट का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिन के अलग अलग समय में अलग अलग परसेंटेज का आइस मिक्स किया गया ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। ऐसे बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और ये सब हमारे वहाँ के इंजीनियर्स ने किया, हमारे देश के इंजीनियर्स ने किया। हमारे देश के इंजीनियर्स की उसके कारण कैपेबिलिटी बढ़ी। और जब वो सफल हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड करने में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने में जितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने जिंदगी भर के लिए अपने जीवन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा पल संजो के जिंदगी भर वो रखेंगे जो वो अपने आने वाले पीढ़ियों को बता सकते हैं कि हमने ऐसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जो दुनिया का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था। तो मुझे लगता है ऐसा ये जो पॉजिटिव चेंज आया वर्क कल्चर में, उसका इम्पैक्ट जब वडोदरा में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ तो फिर एक कंपनी ने कहा कि हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे 72 घंटे का कंक्रीट रोड बनाने का। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दूसरी कंपनी ने किया महाराष्ट्र में एक जगह। फिर तीसरी कंपनी ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया।
जो एक दिन में सबसे ज्यादा बिटुमिन का रोड बनाने का, तो ऐसे कई फिर एक्सपेरिमेंट शुरू होने, तो बहुत पॉजिटिव कंपटीशन लोगों के बीच में शुरू हुई। मुझे लगता है यही एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुई, ये उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ। जब अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का आप कितना बड़ा रोल मानते हैं, जो ये डेवलपमेंट हुआ है 360 डिग्री जो हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में? ये बहुत बड़ा रोल है। बगैर टेक्नोलॉजी के कॉम्प्रिहेंसिव और मैसिव यूज के बगैर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आज अचीव करना चाहते हैं वो कर ही नहीं सकते, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड और क्वालिटी, दोनों के मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि जिस स्पीड से हमें काम करना है और जिस क्वालिटी का हमें काम करना है, वो दोनों संभव नहीं अगर हम टेक्नोलॉजी यूज ना करें। चाहे वो नए नए बड़े बड़े टनल्स बनाने हो, चाहे ब्रिजेस बनाने हो, जैसे मैंने कहा पूरा मैकेनाइजेशन हुआ तब जाके सड़कें इतने तेजी से बनने लगी। पेवर का जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, बड़े बड़े पेवर्स, बड़ी बड़ी मशीनरी, ये जो हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो बनाती है कंपनी, उनका पिछले 10 साल में 35% ग्रोथ रेट है। दुनिया की सबसे ज्यादा हाईवे मशीनरी इस समय इस देश में बिक रही है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, नए नए मटेरियल्स की टेक्नोलॉजीज आई। फॉर एग्जांपल जियो सिंथेटिक यूज होने लगा है। अब स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स आ गए, ताकि ब्रिजेस पे सेंसर्स लगे, ताकि ब्रिज कभी गिरे नहीं, उसमें कोई क्रैक ना आए, उसमें कोई लीकेज ना हो। तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आ रहे हैं, जिसके कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबस्ट बन रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बन रहा है। और टेक्नोलॉजी के बगैर हम ये नहीं संभव कर पाएंगे। कई बार जब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो चाइना से अप्रोच कंपेयर होता है, ये हम अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले 10 साल में, 2030 में? देखिए, मैं 100% इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम चाइना से compete नहीं कर सकते। निश्चित रूप से चाइना हमसे बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए वॉल्यूम वाइज शायद वो हमसे ज़्यादा है, और क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की शुरुआत हमारे से पहले हुई, इसलिए वो हमारे के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, निश्चित रूप से आगे है। और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी उनके यहाँ काफ़ी हुए हैं, मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया इन सब चीज़ों में, जो हमारे देश में पिछले 10 साल में शुरू हुआ। और वो 10 साल में जो परिवर्तन हमने देखा है वो कम नहीं है। जैसे मैंने कहा, हाईवे डबल हुआ, मेट्रो हमारे यहाँ पहले 3 शहरों में थी, आज 22 से ज़्यादा शहरों में है। एयरपोर्ट हमारे यहाँ पहले 76 थे, आज 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट है। तो ऐसे हर क्षेत्र में हमारे यहाँ भी बहुत मैसिव परिवर्तन हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडियन कंपनीज बहुत कॉम्पिटिटिवली चाइनीज कंपनी के साथ compete कर रही है। अब जैसे मैं बहुत अभिमान के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में और खास करके हाईवे सेक्टर में और बाकी भी क्षेत्र में, मेट्रो, एयरपोर्ट, कोई भी चाइनीज या ग्लोबल कंपनीज compete नहीं कर पाई है हमारे भारतीय कंपनियों के साथ, क्योंकि उतनी कैपेबिलिटी हमारे देश में आज डेवलप हुई है। हाँ, ये निश्चित है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की साइज हमसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता जो है वो आने वाले 10 साल में हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे, और हमारा जो बैकलॉग है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अगले 10 साल में निश्चित रूप से पूरा होगा। उनके कुछ नेचुरल एडवांटेज है, खास करके बॉर्डर एरियाज को लेकर जो हम हमेशा चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनके साथ कुछ नेचुरल एडवांटेज है। जैसे मैंने कहा, हिमालयन रीजन में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे बना रहे, चाहे मेट्रो बना रहे, चाहे हाईवे बना रहे, तो हमें बहुत डिफिकल्ट जियो टेरेन को डील करना पड़ रहा है। बट उनको एडवांटेज है कि वो एक प्लेटो पे है, तो वहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना कंपैरेटिवली आसान है। दैट डजंट टेक अवे देयर क्रेडिट फ्रॉम व्हाट दे हैव डन इन देयर कंट्री। तो ये चैलेंजेस है। जैसे मैंने कहा, ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है, उससे लगभग 1000 छोटे छोटे गांव जुड़ रहे हैं। वहां कोई सड़क ही नहीं थी उस पूरे बॉर्डर पे, पहली बार ऐसी सड़क बन रही है। तो हमारा बैकलॉग बड़ा है, लेकिन हम बहुत तेजी से, मुझे लगता है, उसको फुलफिल कर रहे हैं। और अगले 10 साल में हम चाइना के, इन टर्म्स ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, चाइना के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा। ओके, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स हम वहाँ तक पहुँचेंगे भी लेट। इकोनॉमी में कितना बड़ा आप रोल देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, जब भारत जैसा देश इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना निवेश कर रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 मायनों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड वेन्स होती है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश की धमनियाँ हैं। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर हमारे देश का ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तो हमारा देश कभी मजबूत बन नहीं सकता। हमारा शरीर अगर मजबूत बनना है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्ट्रांग लगेगा, और तभी वो हमारा देश मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से एक छोटा सा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमेशा हम चर्चा में सुनते हैं। हमारे देश में 2014 में हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 16 से 18% थी, जबकि ग्लोबल एवरेज है 10 से 12% का। और आज हम जाकर ग्लोबल एवरेज के आसपास आ रहे हैं। हमारे देश के जो उद्योग है, जो व्यापार है, छोटे छोटे उद्योग है, कारीगर है, वो 16% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के कारण ग्लोबल कंपटीशन में पहले ही पिछड़ जाते थे।
तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर एफिशिएंट होती है, हमारा सामान जो यहाँ से पोर्ट तक जाना एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए पोर्ट से हमारे जगह जगह मार्केट तक पहुंचना, उसमें अगर हमारा टाइम बचता है, दिल्ली से मुंबई जाने में पहले 72 घंटे लगते थे, अब अगर हम 24 घंटे में सामान पहुंचाएंगे तो ये हमारी एफिशिएंसी आएगी, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, हमारे व्यापार के को लगने वाला खर्चा कम होगा और उसके कारण ग्लोबली हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। तो एक तो ये पार्ट है इकोनॉमी का। दूसरा पार्ट है इतनी बड़ी मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के कारण उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, वहां पे जमीन सरकार ने एक्वायर करने के कारण लोगों के पास पैसा जाता है, सड़क बनने के कारण जो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है इकोनॉमी का, वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ती है, वहां के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना आसान हो जाता है, शिक्षा पहुंचाना आसान हो जाता है, हेल्थ पहुंचाना आसान हो जाता है, वहां के प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट तक ले जाना आसान होता है। ऐसे कई सारी चीजें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जलगांव के पास एक रोड बनने के कारण जलगांव का केला बहुत फेमस है। वहां का केला जो पहले 3 दिन लगता था मुंबई पहुंचने के लिए, वो 24 घंटे में पहुंचने लगा। उसका फायदा यह है कि केले पे अगर एक छोटा काला दाग भी लगता है तो उसकी वैल्यू 70% गिरती है। उससे हमारे सीधे किसानों का नुकसान है। अब ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो मैसिव है, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। उसको अगर मैं कहूँ तो लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर ही 2% ग्रोथ रेट को कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी के। वो बहुत मैसिव इम्पैक्ट है और जिसके कारण अगर हमारी अर्थव्यवस्था को 2047 तक हमें विकसित बनाना है तो हमें 7-8%, 10% की ग्रोथ रेट से ग्रो करना पड़ेगा अगले 10-15 साल, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक कैटेगरी में, चाहे वो फार्मर हो, आर्मर्स हो, जितने भी आपने बताया, सबको कनेक्ट करता है, जैसा कि आपने कहा। एक लास्ट सवाल है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएटर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहते हैं? क्योंकि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर है जैसे हम हैं, लेकिन आप ग्लोबल है, तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर आना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? मेरा सबसे निवेदन है कि केवल अच्छी सड़क या अच्छी मेट्रो या अच्छी रेलवे मत दिखाइए, वो भी दिखाइए, वो बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ हमारे रोड यूजर्स को, हमारे मेट्रो यूजर्स को, हमारे रेलवे यूजर्स को आह्वान करिए कि इस देश की संपत्ति को अच्छा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे सड़क पे कितनी दुर्घटनाएं होती है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं, 5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन रोड रूल्स फॉलो हम नहीं करते। हमारे भाई बंधु जो सड़क पे चलते हैं वो रोड रूल्स फॉलो नहीं करते। हम हर रोज कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं जहां हमारा कोई गलत दिशा में जा रहा है, रेड लाइट जंप कर रहा है, बेल्ट नहीं लगा रहा है, ऐसे कई सारे रोड रूल्स है। तो चाहे वो सड़क के रूल्स हो, चाहे वो मेट्रो यूज करने के एटिकेट्स हो, चाहे वो हमारी रेलवे यूज करने के एटिकेट्स हो। हमारे रेलवे को गंदा कौन करता है? हमारे प्लेटफॉर्म्स को गंदा कौन करता है? हमारे हाईवेज को गंदा कौन करता है? हमारे नियमों को कौन ताक पे रखता है? हम ही लोग रखते हैं, हम ही सिटीजन है, हम ही इस देश के नागरिक है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारे देश की एक सेंस में संपत्ति है, एक वेल्थ है, उसको हम अच्छा रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, खास करके सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स से, इन्फ्लुएंसर से, कि आप लोगों में ये जागरूकता जरूर लाएं। हमारे देश में अगर एक्सीडेंट कम होते हैं तो हमारे देश का 28 से 40 के बीच का युवा सबसे ज्यादा मारा जाता है एक्सीडेंट्स में। वो हमारी कितनी बड़ी एसेट हम खो देते हैं, इनवैल्यूएबल एसेट है हमारा देश का युवा, सबसे इनवैल्यूएबल एसेट होता है हमारा। अगर उसकी जान बचती है तो हमारे देश का ही फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी का फायदा होगा। उसी में से कोई इंजीनियर निकलेगा, उसी में से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट निकलेगा, उसी में से कोई मैनेजर निकलेगा, उसी में से कोई पॉलिटिशियन निकलेगा, उसी में से कोई ऑफिसर निकलेगा। तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा अगर बनाए रखना है, हमें अच्छा लगता है जब हम बाहर जाकर दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ सड़कें बहुत साफ होती है, वहाँ जाके हम कहते हैं कि वहाँ सिग्नल कोई नहीं तोड़ता है, लेकिन सिग्नल न तोड़ने वाला उस देश का नागरिक है, सड़कें साफ रखने वाला उस देश का नागरिक है। तो हमारे देश की सड़कें साफ रखनी है, अगर हमारे देश की रेलवे साफ रखनी है, अगर हमारे देश में एक्सीडेंट कम करना है, तो हमारे देश के लोगों को करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि लोगों पे इसकी जागरूकता जरूर लाएं। ये एक बहुत बड़ा डिबेट पॉइंट है जो आपने अभी उठाया है। इस चीज को चेंज करने के लिए क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए? निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अनाउंस करके चलाया, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। इस देश के युवा, इस देश के स्कूल में जाने वाले बच्चे उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में भी रूल्स ऑफ द रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करना, हमारे नियमों से चलना, ये सब हमें लोगों के साइकी में, माइंडसेट में लाना होगा। और ये परिवर्तन एक दिन में होने वाला नहीं है, इसमें कई साल लगेंगे,
लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए, और थैंक यू इसलिए भी क्योंकि आपने इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बदलने में अपना योगदान दिया है, प्लस वो जो कंपनियां जो इस देश में बेहतर काम कर रही हैं और उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप बिल्ड इंडिया जैसे अवार्ड शो भी कर रहे हैं। आपने बहुत सारे, खासकर अगर मैं एज ए इन्फ्लुएंसर बोलूँ तो आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर हम शायद नहीं जा सकते, लेकिन उन चीज़ों को आपके माध्यम से, डिस्कवरी चैनल पे जब आपका श्रेय जाता था उसके माध्यम से हमने देखा है, आपको जाना है, और आपके इस पूरे कंट्रीब्यूशन के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एज ए इंफ्रा फैन मैं आपको बोल रहा हूँ, और ट्रस्ट भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, एंड मैं आपके काम के बहुत क्लोजली देखता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा माध्यम हो, ये जरिया ही इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था कि कोई ऐसा माध्यम हो कि हमें दिख सके कि हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जब आप इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके गए तो हमारी पूरी कम्युनिटी में, इंफ्रा कम्युनिटी में ये पूरी टॉक शो बन गया था जब आपका ये शो आया था। एंड आई एम श्योर कि इसका पार्ट 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, कंटिन्यूसली हमें ये देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आपके दर्शकों के साथ बात करने का मुझे मौका दिया, और मैं आपके माध्यम से इंफ्रा कंपनी से भी अनुरोध करूंगा कि वो बिल्ड इंडिया में अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स को नॉमिनेट करे, और हम चाहेंगे कि ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को, ऐसे टेक्नोलॉजीज को हम अप्रिशिएट करें, पूरा देश अप्रिशिएट करे, और हम उसमें अपना एक सहयोग दें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।